हेलो स्टूडेंट्स, नवांकुर डिजी लेसन्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के लेसन नंबर 3 यानी भारत में उद्योग मेन इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, इसका हम पूरा विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, आप देख रहे हैं भारत में उद्योगों के प्रकार, भारत के विशिष्ट उद्योग एवं उनका वितरण, उद्योगों का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान। इसके बाद जब उद्योग है तो पॉल्यूशन भी होगा यानी प्रदूषण। तो औद्योगिक प्रदूषण व मानव जीवन पर इसका प्रभाव और प्रदूषण नियंत्रण के उपाय, ये सब हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि प्रदूषण से किस तरह से आज हम सब परेशान हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उद्योग कहते किसे हैं। तो मनुष्य अपनी विविध आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कुछ वस्तुएं प्रकृति से सीधे प्राप्त करता है, कुछ प्रकृति के सहयोग से पैदा करता है तथा कुछ वस्तुओं का प्राकृतिक कारकों के सहयोग से निर्माण करता है। मनुष्य का वस्तु निर्माण करने का कार्य उद्योग कहलाता है। स्टूडेंट्स, ये आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का एक आंसर है। उसमें आप देखेंगे 4th नंबर का क्वेश्चन कि उद्योग किसे कहते हैं। तो ये आंसर आप देखेंगे कि मनुष्य का वस्तु निर्माण करने का कार्य उद्योग कहलाता है। उद्योग की इस प्रक्रिया में मनुष्य कच्चे माल का उपयोग कर श्रम शक्ति व तकनीक के माध्यम से आवश्यकतानुसार पक्का माल तैयार करता है। कच्चे माल के इसी रूपांतरण से विभिन्न उपयोगी वस्तुएं निर्मित होती हैं, जैसे मिट्टी या धातु से बर्तन, गन्ने से गुड़ या चीनी आदि। तो आपने देख लिया कि हम उद्योग किसे कहते हैं। जब उद्योग है तो उनका प्रकार भी होगा। तो भारत में उद्योगों के बहुत से प्रकार हैं। उद्योगों का विभाजन, पहला विभाजन है स्वामित्व के आधार पर उद्योग, दूसरा है उपयोगिता के आधार पर, फिर आकार के आधार पर, तैयार माल की प्रकृति, और आखिरी जो उद्योग है वो है कच्चे माल के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योग 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 निजी यानी प्राइवेट, यानी ये खुद का हो, जो व्यक्तिगत स्वामित्व में होते हैं वे निजी उद्योग कहलाते हैं। फिर सरकारी उद्योग जो सरकार के स्वामित्व में होते हैं, सहकारी उद्योग जो सहकारी स्वामित्व में होते हैं, और मिश्रित उद्योग जो उपर्युक्त में से किन्हीं 2 या 2 से अधिक के स्वामित्व में होते हैं। तो ये तो हो गया स्वामित्व के आधार पर उद्योग। अब दूसरा जो उद्योग का प्रकार आया वो है उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर उद्योग 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आधारभूत यानी आधार, बेस। तो बेसिक उद्योग कौन कौन से हैं? वे उद्योग जो अन्य उद्योगों के आधार होते हैं, इनके उत्पादन अन्य उद्योगों के निर्माण तथा संचालन के काम में आते हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग। आप देख सकते हैं बिना लोहे के कोई भी कार्य आज आसान नहीं है। तो लोहा इस्पात उद्योग को कौन से उद्योग के अंतर्गत रखा गया है? आधारभूत उद्योग के अंतर्गत। और इसी का दूसरा है उपभोक्ता उद्योग। उपभोक्ता उद्योग किसे कहते हैं? वे उद्योग जो लोगों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के काम में आते हैं, जैसे वस्त्र, चीनी, कागज आदि। ये उपयोगिता के आधार पर उद्योग कहलाते हैं। तीसरे नंबर का है आकार के आधार पर, यानी बड़ा है, छोटा है, या कुटीर है, लघु है, ये आकार के आधार पर कहलाते हैं। तो आकार के आधार पर उद्योग 4 प्रकार के होते हैं। पहला बृहद यानी जो बड़े हों। बड़े उद्योग कौन से होंगे? उसका उदाहरण ये है औद्योगिक इकाइयाँ जिनमें पूंजी निवेश 10 करोड़ या इससे अधिक की है। यानी आपको यदि निवेश करना है, विनियोग करना है, इन्वेस्ट करना है, तो आपको 10 करोड़ रुपए या उससे अधिक करना होगा, जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। फिर इसके बाद आ गया मध्यम यानी मीडियम साइज का उद्योग, जिनमें कुल पूंजी निवेश की दर कितनी होती है? 5 से 10 करोड़ रुपए के मध्य है, जैसे चमड़ा उद्योग। इसके बाद आया लघु उद्योग, जिसमें कुल पूंजी निवेश 2 से 5 करोड़ रुपए तक है, जैसे लाख उद्योग। और सबसे आखिरी में जो है बिल्कुल छोटा सा उद्योग जो है कुटीर उद्योग, जिसमें पूंजी निवेश नाम मात्र का होता है तथा जो परिवार के सदस्यों की सहायता से चलाए जाते हैं। ग्राम में स्थित होने पर यह ग्रामीण उद्योग तथा नगर में स्थित होने पर नगरीय कुटीर उद्योग कहे जाते हैं। तो बच्चों, आपने देखे 3 उद्योग, स्वामित्व के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, आकार के आधार पर। अब चौथा उद्योग है तैयार माल की प्रकृति के आधार पर। तैयार माल की प्रकृति के आधार पर उद्योग 2 प्रकार के होते हैं। पहला है भारी और दूसरा है हल्का। तो भारी में वो चीज़ें आएंगी, वो वस्तुएं आएंगी जो बहुत भारी हों, जिनमें भारी वस्तुएं, मशीनें आदि का निर्माण किया जाता है, जैसे ट्रैक्टर बनाने का कारखाना। हल्के उद्योग जिनमें दैनिक उपयोग की छोटी छोटी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, जैसे खिलौना उद्योग। तो ये तो हो गए
तैयार माल की प्रकृति के आधार पर उद्योग, और आखिरी जो उद्योग है वो है कच्चे माल के आधार पर उद्योग। तो ये उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। पहला कृषि आधारित उद्योग, दूसरा है खनिज आधारित उद्योग और तीसरा है वन आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग जिन उद्योगों को कच्चा माल कृषि उत्पाद से प्राप्त होता है, जैसे सूती वस्त्र। सूती वस्त्र के लिए क्या मिलता है, आपको क्या उगाना है, सूती वस्त्र के लिए कपास। तो कपास हम कृषि से लेते हैं, तो इससे सूती वस्त्र उद्योग बनता है। फिर इसके बाद खनिज उद्योग, जिन्हें कच्चा माल खनिजों से प्राप्त होता है, जैसे लोहा इस्पात उद्योग। लोहा कहाँ से मिलता है, खदानों से, यानी खनिज से। वन आधारित उद्योग, जिन्हें कच्चा माल वनों से प्राप्त होता है, जैसे कागज उद्योग। अब कागज बनाने के लिए कच्चा माल क्या है, तो बांस। सबसे पहला बांस कहाँ मिलता है आपको, वनों से। तो बच्चों ये तो हो गए उद्योगों के प्रकार। अब हमने जो आप देख रहे हैं कि एक नक्शा दिखाया जा रहा है कृषि आधारित उद्योग का, तो आप देख सकते हैं कृषि आधारित उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग में कृषि आधारित उद्योग आप देख सकते हैं किन किन स्थानों पर सूती वस्त्र प्राप्त होता है। तो साइन बने हुए हैं, आप देख सकते हैं पंजाब, फिर इसके बाद दिल्ली में भी सूती वस्त्र का कारखाना है या कपास पाया जाता है। उत्तर प्रदेश देखें आप, राजस्थान देखें, जहाँ जहाँ ये आपको डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये सभी डॉट काय के हैं सूती वस्त्र के। और सूती वस्त्र उद्योग कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, तो ये देखिए आप, जम्मू कश्मीर में भी सूती वस्त्र का कारखाना है, पंजाब में भी है, उत्तर प्रदेश में भी सूती वस्त्र प्राप्त हो रहा है, राजस्थान में भी मिल रहा है, मध्य प्रदेश में भी सूती वस्त्र का कारखाना इंदौर में है, महाराष्ट्र तो है ही, महाराष्ट्र की मुंबई सूती वस्त्र की राजधानी है, फिर इसके बाद कर्नाटका में भी है। तो ये उत्तर प्रदेश में भी सूती वस्त्र का कारखाना है, उद्योग लगा हुआ है। तो ये मैप से हमें ये समझ में आ गया कि कहाँ कहाँ सूती वस्त्र का कारखाना लगा हुआ है। इसके बाद जो मुख्य भारत का प्रमुख उद्योग है वो है कागज उद्योग। अब सबसे ज़्यादा कागज कहाँ पर उत्पादन होता है, तो सबसे ज़्यादा कागज होता है पश्चिम बंगाल में, 40%। तो बच्चों ये एक क्वेश्चन भी है कि कागज उत्पादक केंद्र सबसे बड़ा या सबसे ज़्यादा कागज उत्पादक केंद्र कौन सा है, तो आप लिखेंगे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कहाँ कहाँ कागज होता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है टीटागढ़, रानीगढ़, नेहाटी, कोलकाता, काकीनाड़ा, बड़ा नगर, शिवराफुली आदि स्थानों पर पश्चिम बंगाल में कागज का उत्पादक केंद्र है। और यहाँ पर लगभग 40% कागज का उत्पादन किया जाता है। यानी भारत में सबसे ज़्यादा कागज कहाँ बनाया जाता है, उत्पादन कहाँ किया जाता है, तो आप लिखेंगे पश्चिम बंगाल। और बहुत सारे राज्यों में कागज का उत्पादन होता है, जैसे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के कौन कौन से क्षेत्र हैं, सिरपुर, राजमहेंद्री, कागज नगर, हासपेट आदि, यहाँ पर 12% होता है। महाराष्ट्र में पूना, मुंबई, बल्लारपुर, कोलाबा, कामठी, कल्याण, वाड़ावली, ओंगेलवाड़ी आदि, यहाँ पर भी 11% होता है। उड़ीसा के ब्रिजराजनगर, चौदार, रायगढ़ आदि में 11% कागज होता है। मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल, सीहोर, नेपानगर, होशंगाबाद आदि में 10% से कम का कागज होता है। फिर इसके बाद हरियाणा के फरीदाबाद, यमुनानगर, चंडीगढ़ आदि में 10% से कम होता है। तमिलनाडु के पल्ली पलायम, चरण महादेवी, उदमलवेट आदि जगह पर 10% से कम कागज होता है। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, लखनऊ, मेरठ, पिपराइच, मोदीनगर आदि में 5% से कम। और गुजरात के बड़ोदरा, पिलोमोरिया, राजकोट, उटूरन, उदावाड़ा, बरजौद, गोंडल आदि जगह पर 5% से कम कागज होता है। तो आपने देख लिया कि सबसे अधिक कागज कहाँ पर होता है, सबसे अधिक कागज पश्चिम बंगाल में होता है और सबसे कम कागज गुजरात और उत्तर प्रदेश में कागज का उत्पादन होता है। वर्तमान में देश में 600 से अधिक कागज वगत्ता मिल हैं, जिनमें लगभग 3 लाख लोग प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। और इस तरह हमारे देश में कागज उत्पादन की तुलना में कागज की मांग बहुत बड़ी है, अतः इस उद्योग में तीव्र विकास की अपेक्षा है। अब आप देखेंगे जब उद्योग हैं तो उनका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान क्या होता होगा, तो क्या उद्योगों से क्या होता है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में हम कैसे योगदान दे सकते हैं। तो आप देखेंगे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के आर्थिक विकास हेतु औद्योगिक विकास की आवश्यकता को महसूस किया गया और सन 1950 में राष्ट्रीय योजना आयोग की स्थापना हुई। आप इसमें अंडरलाइन करेंगे सन 1950, यानी क्वेश्चन आ सकता है राष्ट्रीय योजना आयोग की स्थापना कब हुई, तो सन 1950 में राष्ट्रीय योजना आयोग की स्थापना हुई। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भारत के औद्योगिक विकास हेतु चरणबद्ध लक्ष्य तय किए गए
और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों के बढ़ते योगदान से निम्नांकित उद्देश्यों की पूर्ति संभव हुई। तो आप ये बताएं कि उद्योगों से क्या होता है? उद्योगों से उत्पादन में वृद्धि होती है। जब उत्पादन में वृद्धि होगी तो क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो हमारा जीवन स्तर उन्नत होगा। ये लाभ भी हैं उद्योगों के। उद्योगों का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान तो है ही, साथ में उद्योगों से हमें क्या लाभ होते हैं, ये इसका भी आंसर है। उद्योगों से उत्पादन में वृद्धि होती है, जिससे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है और जीवन स्तर उन्नत होता है। यदि किसी क्षेत्र में उद्योग लगे हुए हैं तो रोजगार के साधनों में वृद्धि होती है और मानव संसाधन पुष्ट होती हैं। इसके बाद राष्ट्रीय आय में वृद्धि तथा पूंजी निर्माण होता है। जब हमारे यहाँ उद्योग होंगे तो जाहिर सी बात है, और पिछले अध्याय में मैंने बताया था यदि प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तो राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है। तो उद्योगों से आपने पिछला पॉइंट देखा कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, तो अगला पॉइंट यही होगा कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तथा पूंजी निर्माण अधिक होता है। फिर उद्योगों के बढ़ते योगदान से अर्थव्यवस्था के अन्य खंड जैसे कृषि, खनिज, परिवहन आदि में प्रगति होती है। अब कैसे होगी? यदि आप उद्योग लगाएंगे तो जाहिर सी बात है उद्योग के लिए कच्चा माल भी आप बनाएंगे तो कृषि अधिक से अधिक करेंगे, खनिज से आप कच्चा माल निकालेंगे, और जब कच्चा माल मिल जाएगा तो जो बने हुए तैयार माल को परिवहन की जरूरत होगी, तो इन सब साधनों में भी हम उन्नति या प्रगति करेंगे। तो अतः हम कह सकते हैं कि उद्योगों के बढ़ते योगदान से अर्थव्यवस्था के अन्य खंड कृषि, खनिज, परिवहन आदि में भी प्रगति होती है। फिर अनुसंधानों को बल मिलता है तथा तकनीकी विकसित होती है। उद्योग लगाने के लिए अनुसंधान यानी हम खोज करते हैं कि किस तरह से हम अच्छे से अच्छा माल बना सकें। तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी विकसित करते हैं। तो उद्योगों से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में और कौन सा योगदान मिलता है कि अनुसंधानों को बल मिलता है और तकनीकी विकसित होती है। अब भारत में सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों में वृद्धि दर निम्न प्रकार से हुई है। वास्तविक वृद्धि देखेंगे तो सबसे पहले हम कॉलम बनाएंगे उत्पादन क्षेत्र। 2001-2 में क्या स्थिति थी, 2002-3 में क्या स्थिति थी, 3-4 में क्या स्थिति थी, और सन 4-5 में उद्योगों की क्या स्थिति थी, और 5-6 में क्या स्थिति थी। तो कॉलम में 3 चीज़ें रहेंगी। पहला है कृषि एवं इससे संबंध, दूसरा है उद्योग और तीसरा है सेवाएं। तो कृषि एवं उससे संबद्ध 2001-2 में जो स्थिति थी वास्तविक वृद्धि दरों में 6.2% थी, 2002-3 में 6.9 और 2-3 और 4 में 10% की वृद्धि हुई। इसी तरह से 2004 और 5 में 0.7 और 5-6 में 2.3% की वृद्धि कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र में की गई। उद्योग किस तरह से बढ़े? तो 2001-2 स्थिति थी, 2001-2 में जो उद्योगों की स्थिति थी वो थी 2.7 की, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए यानी 2002-3 आते आते तक 7 पॉइंट की स्थिति हो गई, 7.6 की स्थिति 2003-4 में हुई, उद्योग इतने लगाए गए। 2004 और 5 में 8.6% के उद्योगों में उन्नति हुई और 2005-6 में 9% की प्रगति उद्योगों में हुई। सेवाएं यानी सर्विस सेक्टर क्या स्थिति रही? 2001-2 में सर्विस की स्थिति थी 7.1% जो है वो सेवाओं की दर थी, 2002-3 में 7.3, 2003-4 में 8.2, 2004-5 में 9.9 और 2005-6 में 9.8% की दर से सेवाओं में वृद्धि हुई। सकल घरेलू उत्पाद यानी डीजीपी जो था वो कितने परसेंट से हम काम कर रहे थे? तो ये देखें 2001-2 में 5.8, 2-3 में 3.8, 3-4 में 8.5, 4-5 में 7.5 और 2005-6 में 8.1। तो इस तरह से क्षेत्रवार सकल घरेलू उत्पाद की वास्तविक वृद्धि दरें ये प्रतिशत के लिए ये सारणी बनाई गई है और समझाई गई है। अब उपर्युक्त सारणी से यह ज्ञात होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक उत्पाद वृद्धि में निरंतरता है, बढ़ रहे हैं हमेशा। उत्पादन भारत में लगातार बढ़ता जा रहा है जो कि उद्योगों के आर्थिक विकास या अर्थव्यवस्था में बढ़ते महत्व की परिचायक है। राष्ट्रीय आर्थिक विकास हेतु उद्योगों का विकास करने की आवश्यकता है। अर्थव्यवस्था में उद्योगों की अधिकाधिक सहभागिता ही राष्ट्र के निवासियों को
चहुमुखी विकास प्रदान कर सकती है। जितने ज़्यादा हम उद्योग लगाएंगे उतना ही ज़्यादा देश का विकास होगा। अब बच्चों, जब उद्योग हैं तो फिर प्रदूषण, पॉल्यूशन भी होगा। तो औद्योगिक प्रदूषण यानी इंडस्ट्री पॉल्यूशन। आप देखें कि जब मैंने आपको समझाया कि उद्योग है तो प्रदूषण भी होगा, तो औद्योगिक प्रदूषण के अंतर्गत कौन कौन से प्रदूषण उत्पन्न हो जाते हैं? वायु, जल, भूमि, ठीक है, ये प्रदूषण होते हैं। तो वायु, जल और भूमि में अब प्रदूषण कहते किसे हैं? सबसे पहले ये क्वेश्चन है। तो वायु, जल और भूमि में किसी भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक अनचाहे परिवर्तन से जिससे प्राणी मात्र का स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण को प्रभावी तौर से हानि पहुंचती हो उसे प्रदूषण कहते हैं। ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है, प्रदूषण किसे कहते हैं। इसमें आप इतना ही लिखेंगे कि जल, वायु और भूमि में किसी भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक अनचाहे परिवर्तन से जिससे प्राणी मात्र का स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण को प्रभावी तौर से हानि पहुंचती हो उसे प्रदूषण कहते हैं। तो ये हो गया प्रदूषण की परिभाषा। अब कितने प्रकार के प्रदूषण होते हैं? तो प्रदूषण 4 प्रकार के होते हैं। वायु, पहला है वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन, भूमि प्रदूषण, लैंड पॉल्यूशन और ध्वनि प्रदूषण, नॉइस पॉल्यूशन। अब कौन कौन से प्रदूषण हैं और इनका हमारे जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ता है ये देखेंगे। नीचे आप देख सकते हैं, इमेज लगी हुई है कि औद्योगिक प्रदूषण यानी इंडस्ट्री है और इससे किस तरह से वायु प्रदूषण हो रहा है। वायु प्रदूषण कैसे होगा कि जब किसी भी इंडस्ट्री से धुआं निकलेगा तो वो हमारी हवा में घुल जाएगा और जब हम सांस लेंगे तो वो हमारे अंदर चला जाएगा, इससे हमें हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होगा। तो सबसे पहले वायु प्रदूषण देखें। कारखानों से निकलने वाली हानिकारक गैसें व धुआं वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। विभिन्न उद्योगों से होने वाले प्रदूषण की मात्रा एवं प्रकृति उद्योग के प्रकार, प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल एवं निर्माण आदि पर निर्भर करती है। इस दृष्टि से कपड़ा उद्योग, रासायनिक उद्योग, धातु उद्योग, तेल शोधक एवं चीनी उद्योग अन्य उद्योगों की अपेक्षा अधिक प्रदूषण फैलाते हैं। इन उद्योगों से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, धूल आदि हानिकारक व विषैले तत्व मिल जाते हैं जो वायु को प्रदूषित करते हैं। तो ये तो बच्चों हुआ वायु प्रदूषण। अब वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण। तो जल तो हमारे जीवन का आधार है। जल में अवांछित तत्वों का यदि मिश्रण हो जाता है तो ये जल को प्रदूषित कर देता है। अब कैसे कर देता है? तो औद्योगिक उत्पादन हेतु कारखानों में जल का उपयोग किया जाता है और औद्योगिक प्रक्रिया के दौरान जल में अनेक हानिकारक पदार्थ जैसे लवण, अम्ल, रसायन तथा गैसें घुल जाती हैं और उद्योगों से निकला हुआ यह जल जलाशयों एवं नदियों में जाकर मिलता है, जिससे कि प्राणियों के लिए और वनस्पतियों के लिए यह घातक होता है। तो इस तरह से ये जल प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण की वजह से ही होता है। फिर इसके बाद आया भूमि प्रदूषण। तो भूमि एक सीमित संसाधन है। आप जानते हैं कि भूमि का आकार बढ़ाया नहीं जा सकता। जितनी भूमि प्रकृति ने हमें दी है उतने से ही हमको काम चलाना है। तो भूमि एक सीमित संसाधन है और इसके दुरुपयोग के परिणाम भयंकर हो सकते हैं। फिर औद्योगिक अपशिष्ट यानी कचरा, जो कचरा होता है वो हम भूतल पर डाल देते हैं। उद्योगों से निकला हुआ कचरा हम जब भूमि पर डाल देते हैं तो इससे भूमि का प्रदूषण हो जाता है और इसे हम भूमि प्रदूषण कहते हैं। अब ये प्रदूषण क्या करता है? औद्योगिक कचरे में रासायनिक, दुर्गंध युक्त, ज्वलनशील विषैले पदार्थ पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं और भूमि प्रदूषण को मृदा प्रदूषण भी कहते हैं। आप देख सकते हैं, इमेज लगी हुई है, जल प्रदूषण की भी लगी हुई है और भूमि प्रदूषण की भी लगी हुई है। आप अभी देखें कि पॉलीथीन का इस्तेमाल हमारे लिए कितना भयानक रूप लेकर हमारे सामने खड़ा हुआ है कि इस कचरे को कोई उठाता भी नहीं है। इससे हमारे भूमि में प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है। यानी जो पॉलीथीन है वो कभी नष्ट नहीं होती, ये ज़मीन में जब पड़ी रहती है तो ज़मीन को बंजर कर देती है और बंजर भूमि में कुछ भी उत्पन्न नहीं होता, ये हम सब जानते हैं। फिर इसके बाद आया ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण यानी बहुत तेज़ी से किसी चीज़ की ध्वनि होना। तो जब उद्योगों में जब बहुत सारी मशीनें एक साथ चलती हैं तो उससे ध्वनि प्रदूषण होता है। वातावरण में भी बहुत सारे
प्रदूषण है। तो ध्वनि प्रदूषण, वातावरण में ऐसी कोई भी ध्वनि जो कानों को प्रिय न लगे, मानसिक क्रियाओं में बाधा डाले, अर्थात शोर ही ध्वनि प्रदूषण का मुख्य रूप है। उद्योगों में अनेक प्रकार की मशीनें प्रयोग की जाती हैं जिनसे निरंतर शोर होता है, और इसके अतिरिक्त कारखानों में जनरेटर भी चलाए जाते हैं। इन सभी से निरंतर और अधिक शोर होता रहता है। इससे अनेक श्रमिक मानसिक रोग तथा बहरेपन का शिकार हो जाते हैं। तो ये हुआ ध्वनि प्रदूषण से हानियाँ कि ध्वनि प्रदूषण से कितने तरह की हमें हानियाँ उठानी पड़ती हैं। अब प्रदूषण का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो प्रदूषण का मानव जीवन पर प्रभाव, आपने सारे प्रदूषण देखे तो प्रदूषण कोई अच्छे तो नहीं होते, तो इससे मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, सकारात्मक तो नहीं पड़ सकता ना। तो प्रदूषण का मानव जीवन पर प्रभाव। अब प्रदूषित वातावरण संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को क्षति पहुंचाता है। मानव जीवन पर इसके मुख्य दुष्प्रभाव निम्नलिखित हैं। पहला प्रभाव है प्रदूषित वायु। वायु प्रदूषण से वायु यानी हवा प्रदूषित हो जाती है, और जब हवा में प्रदूषण घुल जाता है तो श्वास लेने में, मानव को श्वास लेने में परेशानी होती है और श्वसन क्रिया क्षतिग्रस्त हो जाती है। इससे बहुत सारे रोग हो जाते हैं, दमा है, निमोनिया है, गले में दर्द, खांसी के साथ ही कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग जैसे घातक रोग होते हैं, तथा हानिकारक गैसों का वायुमंडल में अधिक मिश्रण भीषण हादसों को जन्म देता है, जिससे मनुष्य मौत के शिकार हो जाते हैं। और आप सब जानते हैं, हम इसी जगह यानी भोपाल के पास ही रहने वाले लोग हैं, तो सभी को पता है भोपाल गैस त्रासदी इसी प्रकार की औद्योगिक गैस रिसाव का परिणाम थी। तो भोपाल गैस त्रासदी की वजह से जो वायु प्रदूषित हुई, ये हमारे और आपके जीवन की एक बहुत बड़ी त्रासदी थी, जो इस एरिया में जिसका अभी तक जो है वो बहुत ही गलत परिणाम सामने आ रहा है। फिर सेकंड है प्रदूषित पेयजल। अब जल प्रदूषण से हम क्या हमें परेशानी होती है। तो प्रदूषित पेयजल अनेक रोगों के कीटाणु, विषाणु मनुष्य के शरीर में पहुंचाकर रोगों को उत्पन्न कर देता है। प्रदूषित जल पीने से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। तो पैचिस, हैजा, अतिसार, टाइफाइड, चर्म रोग, खांसी, जुकाम, लकवा, अंधापन, पीलिया व पेट के रोग हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि जल प्रदूषण कितना भयावह रूप ले सकता है मानव के लिए। जो मानव के स्वास्थ्य के लिए जो शुद्ध जल है, उसके अलावा यदि हम किसी भी तरह के किसी जल का उपयोग करते हैं तो ये कितना भयावह हो सकता है। ये आप देख सकते कितने तरह के रोग इस जल प्रदूषण से हो सकते हैं। फिर अगला है गंदगी। जो हम भूमि पर प्रदूषण करते हैं, मृदा का जो प्रदूषण करते हैं, उससे क्या हो सकता है। गंदगी के क्षेत्रों में प्रदूषित चीज़ों पर मक्खी, मच्छर, कीड़े आदि पनपते हैं। गंदगी युक्त वातावरण में अनेक कीटाणु पैदा होते हैं जो मनुष्य के लिए पैचिस, तपेदिक यानी टीबी, हैजा यानी उल्टी दस्त हो जाना, आंतों के रोग, आँखों में जलन आदि रोगों के हेतु उत्तरदायी होते हैं। और आखिरी जो प्रदूषण है हमारा वो था ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव सर्वाधिक सुनने की शक्ति पर पड़ता है। अत्यधिक शोर से व्यक्ति बहरा हो जाता है। इसके अतिरिक्त इससे रक्तचाप यानी आपका जो रक्तचाप है, जो ब्लड प्रेशर है, वो बढ़ सकता है। ज़्यादा बहुत तेज शोर शराबे में यदि हम रहते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। हृदय रोग यानी आपको अटैक आ सकता है, सिर दर्द होता है, घबराहट होती है, और इस तरह के बहुत से रोग मनुष्यों में पनप जाते हैं। तो ये थे प्रदूषण का मानव जीवन पर प्रभाव। आपने प्रदूषण देखे कि कितने प्रकार के प्रदूषण होते हैं। तो मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, और इन सब प्रदूषणों का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है ये देखा। लेकिन उद्योग तो लगाने ही पड़ेंगे ना, बिना उद्योग के तो काम नहीं होगा, क्योंकि उद्योगों का अर्थव्यवस्था में हमने योगदान भी देख लिया है। तो औद्योगिकरण से बढ़ते प्रदूषण और वायुमंडल में बिखरती कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड से ग्रीन हाउस प्रभाव का जन्म हुआ है। सूर्य की गर्मी से वायुमंडल में कैद हो जाने से पृथ्वी के औसत ताप में वृद्धि हो रही है, जिससे भूतापन यानी बहुत तेज गर्म हो जाती है हमारी पृथ्वी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होने लगती है। इसके दुष्परिणामों को पृथ्वी पर होने वाले महाप्रलय के रूप में आंका जा रहा है। अब जब प्रदूषण है
उद्योग है तो प्रदूषण है, और प्रदूषण है तो कुछ नियंत्रण के उपाय भी होंगे। तो वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपाय, सबसे पहला प्रदूषण हमारा वायु प्रदूषण था, तो उसके नियंत्रण के उपाय क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहला उपाय क्या है? जो हम कारखाने लगा रहे हैं उनकी चिमनियों की ऊंचाई को बढ़ा देना चाहिए। उनसे निकलने वाली हानिकारक गैसों के प्रभाव से उद्योगों के जो गैस निकल रही है उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। दूसरा है, उद्योगों में कम प्रदूषण करने वाली प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी को अपनाया जाना चाहिए, यानी कम प्रदूषण हो। उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाए जाने चाहिए, ऐसे उपकरण लगाएं जो कि प्रदूषण को नियंत्रित कर सकें। फिर कारखाने की स्थापना से पूर्व ही प्रदूषण अनुमान लगाकर उससे नियंत्रित करने के साधन जैसे वनस्पति आवरण आदि कारखाना परिसर में विकसित किए जाएं। यानी यदि आपको वायु प्रदूषण से बचना है तो इसके लिए उद्योगों के आसपास बहुत सारे वृक्ष लगाए जाएं, जिससे कि वायु प्रदूषण कम से कम हो। फिर कारखानों में कम से कम प्रदूषण करने वाले ऊर्जा संसाधनों का उपयोग होना चाहिए, जैसे सौर ऊर्जा आदि। यानी आप सौर ऊर्जा का यदि अधिक उपयोग करते हैं तो हमें जनरेटर चलाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब जनरेटर नहीं चलेगा तो उससे जो वायु प्रदूषित होती है या जो ध्वनि प्रदूषण हो रहा है वो कम होगा, यानी सौर ऊर्जा का उपयोग हम ज़्यादा करें। दूसरा प्रदूषण था हमारा जल प्रदूषण। इसके उपाय क्या हैं? इसके नियंत्रण के उपाय क्या हैं? तो पहला उपाय है रासायनिक उद्योग जो कि जल को सर्वाधिक प्रदूषित करते हैं को जलाशयों व नदियों से दूर स्थापित किया जाना चाहिए। जहां हमारी नदियां हों उसके पास में ये उद्योग नहीं लगाए जाने चाहिए। उद्योगों में प्रयोग किए गए जल को जलाशय व नदियों में सीधे विसर्जित नहीं करना चाहिए। यानी ये नहीं कि उद्योगों से जल निकला और सीधा नदी में चला जाए, नहीं, बल्कि इस जल का उपचार करके, यानी इस जल को कैसे भी करके शुद्ध करने के बाद इसे सिंचाई के उपयोग में लाना चाहिए। कुछ ऐसा उपचार करना चाहिए कि जो ये जल है, जो उद्योगों से जो जल निकाल रहा है वो सिंचाई के उपयोग में आ जाए और नदियों में ना जाए। उद्योगों में प्रयोग किए गए जल के उपचार की व्यवस्था कारखाने की स्थापना के साथ ही की जाना चाहिए। जैसे ही आप कारखाना स्थापित कर रहे हैं कि उसका जो जल है, जो प्रदूषित जल है वो कहाँ जाएगा, इसकी व्यवस्था कारखाना का जब हम उपयोग कर रहे हैं या कारखाने की स्थापना कर रहे हैं उसके पहले ही इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। फिर सड़क के किनारे तथा कारखानों के निकट खाली स्थान पर वृक्ष लगाए जाएं। बच्चों, वृक्ष लगाना बेहद ज़रूरी है पर्यावरण के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए। आप जितने भी प्रदूषण पढ़ रहे हैं इनमें एक पॉइंट हर प्रदूषण में आपको मिलेगा कि वृक्ष लगाए जाने चाहिए। फिर है उद्योग संचालकों को जल प्रदूषण नियंत्रण परामर्श नियमित दिए जाने चाहिए तथा उद्योगों से विसर्जित जल को प्रशासनिक निगरानी होनी चाहिए, यानी प्रशासन देखे कि कहीं कोई गंदा जल तो नदियों में नहीं जा रहा। फिर अब अगला जो प्रदूषण था वो है भू प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। अब भूमि प्रदूषण कैसे होती है, यानी उद्योगों का जो कचरा है वो हम भूमि पर डाल देते हैं। तो क्या है पहला उपाय? औद्योगिक अपशिष्टों, अपशिष्ट यानी कचरा, औद्योगिक अपशिष्टों के निक्षेपण की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। अपशिष्ट निक्षेपण खुले स्थानों में नहीं होना चाहिए, यानी खुले स्थानों पर किसी भी तरह का कोई उद्योगों से निकला हुआ कचरा नहीं डालना चाहिए। अपशिष्टों को आधुनिक तकनीकी से जलाकर उससे उत्पन्न ताप को ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इससे अपशिष्ट का लगभग 80% भाग नष्ट हो जाता है तथा अपशिष्ट के जलने से उत्पन्न वायु प्रदूषण को भी नियंत्रित किया जा सकता है। फिर अपशिष्ट यानी कचरे से कंपोस्ट खाद बनाकर उसे उपयोगी बनाया जा सकता है। और अगला जो पॉइंट है वो है औद्योगिक संस्थानों को अपने अपशिष्ट पदार्थों को बिना उपचार किए विसर्जित करने से रोका जाए, यानी उनके ऊपर ये रोक लगाई जाए कि वो जो आपका जो उनका जो कचरा निकल रहा है वो वे यहाँ वहाँ ना डालें। और आखिरी जो उपाय है वो है औद्योगिक अपशिष्टों को पुनरुत्पादन हेतु प्रयुक्त करने की तकनीकी विकसित की जानी चाहिए, यानी रिसाइकल करके उस कचरे को दोबारा से कुछ और उसमें बनाया जाना चाहिए। ये तकनीक यानी टेक्नोलॉजी विकसित करनी चाहिए। इसके बाद है ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के उपाय, यानी किस तरह से आप ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकते हैं या नियंत्रण कर सकते हैं। तो पहला उपाय क्या है? कल कारखानों को शहर से दूर स्थापित करना चाहिए। जितनी ज़्यादा हो सके कारखाने शहर से दूर ही स्थापित होने चाहिए। फिर है उद्योगों द्वारा उत्पन्न शोर को कम करने के लिए नवीन तकनीकी का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके लिए
शोर शोषक दीवारें भी बनाई जा सकती हैं, यानी ऐसी दीवारें बनाई जाएं कि मशीनों की आवाज़ बाहर ना जाए, ऐसी शोर शोषक दीवारें बनाई जाएं। उद्योगों में मशीनों का रखरखाव सही करके मशीनों का शोर कम किया जा सकता है, क्योंकि खराब मशीनें अधिक शोर करती हैं। मशीनें हमेशा बदलते रहना चाहिए, उनका रखरखाव सही होना चाहिए, उनके कलपुर्जे सही चलें, उनमें हमेशा तेल ग्रीस आदि हमेशा उनको देते रहना चाहिए, जिससे कि मशीन ज़्यादा शोर ना करें। फिर इसके बाद अधिक शोर उत्पन्न करने वाले कारखानों में श्रमिकों को कर्णबंधकों का प्रयोग अनिवार्य कर देना चाहिए, यानी कानों में कुछ ऐसी मशीन या कानों में कुछ ऐसे ढक्कन लगाना चाहिए जिससे कि जो वहाँ पर मजदूर काम कर रहे हैं उनको उन मशीनों का शोर सुनाई ना पड़े। और आखिरी है, कारखानों में ध्वनि रोधक यंत्र लगाए जाने चाहिए, जिससे कि जो ध्वनि है वो कारखाने से बाहर ना जाए। तो इस तरह से ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के ये उपाय हैं। अब उद्योग आर्थिक विकास की अनिवार्यता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि उद्योग नहीं होगा तो हमारा राष्ट्रीय विकास नहीं हो सकता, तो उद्योग तो होना जरूरी है, और उद्योग होगा तो प्रदूषण भी होगा। लेकिन इन प्रदूषण को नियंत्रित कैसे किया जाए, ये उपाय भी हमें करना चाहिए, तथा प्रदूषण रहित उद्योग होना असंभव है। अतः प्रदूषण को रोका नहीं जा सकता, केवल नियंत्रित ही किया जा सकता है। इसलिए जितने भी प्रदूषण थे उनको नियंत्रण करने के उपाय भी इसमें बताए गए हैं। तो बच्चों, ये तो अध्याय 3 का जो विस्तृत विवरण था जो हमने देखा। आपके हर लेसन के पीछे शब्दावली दी गई है, उस शब्दावली का अध्ययन आप जरूर करें। जैसे उदारीकरण किसे कहते हैं, तो उदारीकरण एक नया शब्द है, इसमें आपने देखा। तो उद्योग स्थापना, विस्तार व निवेश की उदार नीति को उदारीकरण कहा जाता है। निवेशक कौन होता है, तो जो व्यक्ति उद्योगों में पूंजी लगाता है उसे निवेशक कहा जाता है, या व्यक्ति या संस्था कोई भी जो उद्योग में इन्वेस्ट कर रहा है। विशिष्ट किसे कहते हैं, विशिष्ट यानी इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो विशिष्ट, अन्य से अधिक उपयोगी और प्रमुख। भौतिक सभ्यता, ठोस वस्तुओं के उपयोग व क्रियाशीलता पर आधारित परिवेश भौतिक सभ्यता कहलाती है। केंद्रीकरण, किसी स्थान विशेष पर उद्योगों के स्थापित होने की प्रक्रिया, यानी एक ही स्थान पर बहुत से उद्योग यदि स्थापित हैं, जैसे आप भोपाल के आसपास केंद्रीकरण कहाँ पर है, तो मंडीदीप, इसको क्या कहेंगे, केंद्रीकरण। यानी किसी स्थान विशेष पर जब बहुत सारे उद्योग स्थापित कर लिए जाते हैं तो उसको केंद्रीकरण कहा जाता है। अपशिष्ट, उद्योगों में प्रयोग के बाद शेष बचा हुआ ठोस या तरल पदार्थ अपशिष्ट कहलाता है। और निक्षेपण, ये शब्द भी हमने अभी अभी सुना था। भू सतह पर ठोस पदार्थ को डालना या जमा करना निक्षेपण कहलाता है। तो ये तो हो गई लेसन की पूरी जानकारी। अब कुछ वैकल्पिक क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है वो देखें। भारत की औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई, तो 1948 में भारत की औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। इसके बाद भारत की सूती वस्त्र की राजधानी क्या है, तो भारत की सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई है। भारत में नोट छापने के कागज बनाने का कारखाना किस स्थान पर है, नोट छापने का कागज बनाने के स्थान किस स्थान पर है, नोट मतलब जहाँ पर नोट छपते हैं वो कागज कहाँ बनता है भारत में, होशंगाबाद में नोट छापने के नोट छापने के कागज बनाने का कारखाना स्थापित है। फिर निम्नलिखित उद्योगों में सबसे अधिक वायु प्रदूषण किस उद्योग में होता है, तो सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण जो उद्योग करता है वो है रासायनिक उद्योग। और मध्य प्रदेश लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ की स्थापना का वर्ष क्या है, तो 1984 में मध्य प्रदेश लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ की स्थापना की गई। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे। तो बच्चों, इस लेसन से मिली हुई जानकारी मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आई होगी, और अगले लेसन के लिए अगला वीडियो मैं बहुत जल्दी डालूंगी। और तब तक आप स्टडी करते रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।